Today we will study about division algorithm. It's a most important theorem. See, for any two integers a and b where b is positive, ओके, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में एक ही कॉमन डिफरेंस होता है कि अगर हम किसी इंटीजर को कहें कि वो नॉन नेगेटिव है, इट मीन्स वो किसको इंक्लूड करता है, जीरो को. बट अगर आप किसी इंटीजर को ये कहो कि वो क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स दे डज नॉट कंटेन जीरो. ओके, ये कॉमन डिफरेंस होता है. वेयर बी आपके पास कैसा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. डिवीजन एल्गोरिथम हम 10th में भी पढ़ते हैं. ये क्या कहता है, ऑब्वियस है, आपको हर कंडीशन पता है, मतलब डिवीजन की आपको कंडीशंस पता है. अगर किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से आप डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आपको मिलता है और कुछ आपको रिमाइंडर भी मिलता है. ठीक है, इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो. कंडीशन क्या होती है, इफ यू रिप्रेजेंट ए एज बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. आर आपके पास बी से लेस होगा बट हमेशा क्या रहेगा, वो नॉन नेगेटिव रहेगा. ठीक है, ये आपको शो करना है कि अगर ए और बी मेरे पास दो इंटीजर है जहां आपके पास बी क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो पक्का आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक मिलेगा. क्वोशंट और रिमाइंडर कभी भी आपके पास ऐसे नहीं होंगे कि आपके पास इनफाइनाइट एग्जिस्ट करें. ठीक है, क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. प्रूफ देखो, आप इसको बाय स्टेटमेंट माइंड में रखना, बिकॉज एग्जाम में अगर वो आपसे पूछ ले कि स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए. इतना टफ नहीं है स्टेटमेंट. फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी कैसा है, पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर आपको क्या मिलेंगे, क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर क्यू एंड आर इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली. ओके, अब देखो, मैंने फर्स्ट कंडीशन ये ली कि ए आपके पास क्या है, लेस देन बी है. उसने सिर्फ आपको इतना मेंशन किया कि बी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. क्या कंडीशन मैंने यहाँ ली कि ए आपके पास किससे लेस है, बी से है. इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इंटू जीरो प्लस ए. कोई इफेक्ट नहीं होगा. यहाँ मैंने क्वोशंट को क्या ले लिया, जीरो, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, ए. क्यू आपके पास क्या हो गया, जीरो, और आर आपके पास रिमाइंडर आपके पास क्या है, ए. और ए की कंडीशन क्या है कि वो किससे लेस है, बी से लेस है. ये कंडीशन आ गई आपके पास. सेकंड कंडीशन मैंने लेट की कि अगर ए आपके पास किससे ग्रेटर है, बी से. अगर ए आपके पास बी से ग्रेटर है और बी के इक्वल है, या तो बी के इक्वल होगा या फिर वो आपके पास क्या होगा, बी जो है, मतलब ये दोनों या तो इक्वल होंगे, अदरवाइज आपके पास ए क्या होगा, किससे ग्रेटर होगा, बी से. अब कंडीशंस देखो, अगर ये कंडीशन है देन यू से दैट बी इज एज बी, 2b, 3b अप टू. अगर b आपके पास क्या है, a से लेस है, इट मीन्स b आपके पास कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, b, 2b, 3b. ओके, एज अ मल्टीपल ऑफ b. आपने यहाँ जितने भी इंटीजर लिखे हैं वो आपके पास में क्या है, जो आप सेट यहाँ बना रहे हो वो क्या है, आपके पास मल्टीपल्स ऑफ b है. अब आप एक चीज ये देखो कि अगर हम मल्टीपल्स ऑफ b यहाँ लिख रहे हैं, आपने ये मेंशन किया है कि आपके पास a जो है ना वो किससे ग्रेटर होगा, b से ग्रेटर है. आपने जो ये सेट बनाया तो जो ये मल्टीपल्स होंगे वो किससे लेस देन होंगे, a से लेस होंगे, क्योंकि आप ही ने कहा है. बट आपके पास कुछ एक सर्टेन स्टेज के बाद एक नंबर पक्का ऐसा मिलेगा जहां आप उसे क्या कह सको, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a. सो मैंने लेट किया कि वो मल्टीपल आपके पास क्या है. देखो, आपको थ्योरम को मतलब जो आपको शो करना होता है ना, हम क्वेश्चन को उसी तरफ लेकर चलते हैं. मैंने यहाँ एक कंडीशन ये ली कि ए आपके पास बी से लेस है, और सेकंड कंडीशन मैंने ग्रेटर देन ली. अगर आपके पास ये ग्रेटर देन है तो मैंने एक सेट ले लिया जो क्या है, मल्टीपल, क्योंकि मुझे बी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मल्टीपल में, और वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, क्वोशंट होना चाहिए. ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको शो करना होता है आप क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग करोगे. ऑब्वियस है, ये तो होता ही उसी अकॉर्डिंग है, बट मेरा यहाँ बताने का ये मतलब है कि मैंने यहाँ, मुझे ये चीज़ शो करनी थी, तो उसके लिए मैंने बी एक ऐसा सेट चूज किया जहां मैं क्या शो करूँ, उसे मल्टीपल लूँ.
ठीक है, क्योंकि मुझे बी को शो क्या करना है, मल्टीपल ऑफ क्यू। तो मैंने बी एक सेट ऐसा चूज किया जहां मैंने मेंबर्स कैसे लिए, उसके मल्टीपल मेंबर लिए। ठीक है, वो मल्टीपल 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लेट किया कि आपके पास एक बी क्यू, एक मल्टीपल मैंने ऐसा ले लिया जो किसका मल्टीपल है, क्यू का। वो क्या है, ग्रेटर देन होगा किससे, बी से। ठीक है, विच डज नॉट एक्सीड ए, वो ए से एक्सीड नहीं होगा। इट मीन्स आपके पास ए जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, और मल्टीपल्स हमने ऐसे ही चूज किए क्योंकि बी आपके पास क्या है, किससे लेस देन इक्वल है, ए से। बट आपके पास पक्का एक स्टेज के बाद, हमने कहा ना आफ्टर आ स्टेज आपके पास पक्का एक मेंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जहां ए आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन। इट मीन्स आपके पास एक q+1 एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर गया जहां a आपके पास उससे क्या हो गया, लेस हो गया। मैंने b एक सेट मेंबर्स का चूज किया और उसके लिए मैंने क्या ले लिया, q। ठीक है, तो a आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यू। सो यू हैव देयर एग्जिस्ट अ q+1 सच दैट a इज लेस देन q+1 b। अगर आप एक बेसिक सी चीज देखो ना, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये सब जानते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसकी बिगनिंग 1 से होती है। ठीक है, और ये भी सब जानते हैं कि आपके पास वहाँ ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट किसको टेंड करते हैं, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, अप टू इन्फिनिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि आप जो मान ले, सपोज करो कि मैंने आपको एक इंटीजर एन दे दिया, तो आप पक्का एक इंटीजर, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, इस एन के रिस्पेक्ट में आप पक्का एक नंबर मुझे सर्च करके दे दोगे जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, n+1 होगी। आप इन्फिनिटी भी नहीं दोगे ना, बट मैं अगर आपको कोई भी नंबर दूंगी आप उसके अंदर 1 ऐड करके मुझे एक ग्रेटर नंबर रिप्रेजेंट कर दोगे, यही करोगे ना। और करता भी यही है, आप कोई भी सेट उठा लो, मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि मेरे पास 1 to 100 तक मैक्सिमम सेट एग्जिस्ट करता है, बट आप क्या करोगे, 100 में 1 ऐड करके सेट का एक नया मेंबर उठा के दे दोगे, और 101 से आपके पास सारे मेंबर उससे क्या हो गए, लेस हो गए। ये क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी भी समझो या फिर आप उसकी डिसक्वालिटी, कुछ भी आप समझो, बट अगर मैं आपको कोई भी n दूंगी तो पक्का एक n+1 ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जहां मेरा n आपके n+1 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है कि a आपके पास किससे ग्रेटर देन इक्वल है, बी क्यू से। यहाँ मैं सेट कैसा ले रही हूँ, कोफिशिएंट जो है वो आप कैसा ले रही हो, 1 2 3, तो पक्का एक n+1 ऐसा मिल जाएगा जहाँ आप क्या कह सकते हो कि a इज लेस देन q+1। मैंने क्या लिया है, q, तो ये क्या हो जाएगा, q+1 b। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, क्या है देखो, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यू है। इट मीन्स आपके पास a माइनस बी क्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपके पास अगर जो थ्योरम, देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नंबर थ्योरी आपका बुक है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें इजी होती हैं, बट जब आप प्रूफ करने बैठते हो ना तो आप क्या करते हो, सिर्फ थ्योरम्स को रटते हो, आप उसका नेक्स्ट स्टेप भूल जाते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मे भी अगर मैंने आपको किसी दिन टेस्ट दिया इसका, तो आप क्या करोगे, थ्योरम आपके माइंड में रहेगी, आप उसकी स्टेटमेंट भी लिखोगे, आप उसकी कंडीशन भी रिप्रेजेंट कर दोगे कि हम एक वैल्यू ए से लेस लेते हैं और एक वैल्यू हम ए से ग्रेटर लेते हैं, आप मल्टीपल भी रिप्रेजेंट कर दोगे। बट आप फिर ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि जो सेट हमने बी क्यू से लेस लिया था वो ग्रेटर लेना है कि लेस लेना है, या q+1 हमें चूज करना है कि नहीं करना, और q+1 अगर हमें चूज करना है तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। या फिर आप इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हो कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर मैंने ये वैल्यू लेट की है, मतलब मैंने यहाँ से ये कंडीशन भी चलो शो कर दी, तो मैं इसको क्या मानूं। तो आप जो नंबर थ्योरी की जो भी थ्योरम्स होंगी ना, आप उसको एक रीजन के साथ, हर एक लाइन जो होगी ना इसकी, हर एक लाइन को आप एक रीजन के साथ रीड करना कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ये सिर्फ एक नंबर सिस्टम है जो हम एक ये कहिए कि आर्बिट्रेरी वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर सिस्टम है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा टफ है, मतलब इतना भी टफ नहीं है, बट आपके पास एक नंबर सिस्टम है और हर लाइन को रिप्रेजेंट करने का आपके पास एक मीनिंग होना चाहिए, तो इसको रटने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसको देखो, मुझे क्या शो करना है कि ए आपके पास क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। इट मीन्स आपके पास
देखो मुझे ये शो करना है। अब मैंने एक कंडीशन यहाँ ले ली, a माइनस बी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन से मैंने दो नंबर लिए थे जहाँ a b से छोटा होगा और a b से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैंने एक मल्टीपल का सेट चूज करा जहाँ आपके पास क्या हो गया, a माइनस बी क्यू आ गया। अगर आप इसको देखो ना तो a माइनस बी क्यू से क्या वैल्यू आती है, r। इट मीन्स r आपके पास क्या हो गया, यू हैव r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। r मेरा नॉन नेगेटिव हो गया ना, और देखो मेरे पास है भी वैल्यू, हाफ पार्ट हो गया इसका। अब आप नेक्स्ट इस वैल्यू का यूज कीजिए, ये वैल्यू क्या है, और देखो इसके बाद इस लाइन पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बी क्यू, तो मैंने सेट भी कैसा चूज किया है, मल्टीपल का, और उस मल्टीपल के सेट का ही हमने यूज किया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू पर। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है कि a जो है वो किससे लेस है, q प्लस 1 b। ठीक है, अब आप इस वैल्यू का यूज कीजिए। इट मीन्स a इज लेस देन b q प्लस b। इट मीन्स a माइनस b q इज लेस देन b, but the value of a minus bq is r. So you have r is less than b। आपके पास कंडीशन देखो हो गई शो, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हो गया और r आपके पास लेस देन 0 लेस देन b भी हो गया। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू इंटीजर्स, वी हैव टू नंबर्स q and r such that a equals to b q प्लस r, जहां आपके पास r जो है वो किससे लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ मुझे सॉरी जो मुझे यहाँ इंटीजर मिल रहा है वो क्या है, a माइनस बी क्यू इक्वल्स टू r। सो यू हैव a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस। ओके, यहाँ हम शो भी किसके लिए कर रहे हैं, a माइनस बी क्यू इक्वल्स टू r, a माइनस बी क्यू इक्वल्स टू r। ओके, सो यू हैव a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस। ओके, ये थ्योरम का प्रूफ शो हो गया बस। उसके बाद देखो इसकी यूनिकनेस की कंडीशन। इसकी यूनिकनेस का मतलब ये है, हमने स्टेटमेंट में ये कहा था कि आपके पास ये कैस क्यू और आर दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको शो करना होगा कि कैसे है ये यूनिक है। तो यूनिकनेस के लिए हमें क्या शो करना होगा, आप कोई भी एक ऐसा दूसरा सेट उठा के दे दीजिए डिसजॉइंट सेट, और मैं क्या कर दूंगी, उन दोनों को इक्वल शो कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिकनेस हो जाएगा। देखो इसकी कंडीशन आपको क्या कहती है, मैंने लेट किया Q1 और R1 दो न्यू इंटीजर्स ले लिए, ये आप दो न्यू नंबर्स ले लिए, ये आपके पास क्या है न्यू क्वोशंट और ये आपके पास क्या है न्यू रिमाइंडर है। इट मीन्स आपके पास a और b के लिए क्या वैल्यू मिली, a इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस R1, और ये तो हमारे पास है ही a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R। ठीक है, ये वैल्यू भी a के इक्वल है और ये वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल है, a के। ये a, इट मीन्स यू हैव बी क्यू प्लस R इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस R1। ओके, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, R माइनस R1 इक्वल्स टू b, मैंने यहाँ से इसको उधर ले गए, b मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, Q1 माइनस Q। अब आप अगर इस वैल्यू को देखो ना, R माइनस R1 इक्वल्स टू b Q1 माइनस Q। अब यहाँ दो वैल्यू देखो, मैंने इसको अगर मैं किसी सेट का नाम भी दूं, मैं भी सपोज करो कि ये आपके पास थोड़ी देर के लिए कि आपके पास क्या है P, तो आप यहाँ क्या लिख रहे हो, R माइनस R1 इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू बी पी। इट मीन्स आपके पास क्या लिखा, सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ b। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या हो गई कि जो r b आपके पास r माइनस R1 है ना, वो किससे डिविजिबल हो गया, b से डिविजिबल हो गया। ठीक है, इट मीन्स b इज अ डिवाइजर ऑफ r माइनस R1। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर का कांस्टेंट मल्टीपल लिख रहे हो ना, इट मीन्स वो आपके पास उसका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ये वैल्यू किससे डिविजिबल हो गई, b से, बिकॉज दिस नंबर इज रिप्रेजेंट एज सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ b। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई कि b इज अ डिवाइजर ऑफ r माइनस R1, और यू में से एज r माइनस R1 इज डिविजिबल बाय
बी। अगर ये इससे डिविजिबल है तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू आपके पास इससे ग्रेटर तो हो नहीं सकती, क्या होगी, लेस देन बी होगी। अब आप एक चीज़ सोचो, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर, R1 भी रिमाइंडर है और R भी आपके पास रिमाइंडर है। दोनों आपके पास, दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इट मीन्स ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों के डिफरेंस की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि रिमाइंडर की दो ही कंडीशन होती हैं आपके पास, या तो ये हो कि वो वैल्यू R से लेस होना चाहिए, ठीक है, या मतलब R जो है वो B से लेस होना चाहिए, या फिर उसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो उसकी वैल्यू R से B से लेस होनी चाहिए, या फिर वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यही होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास अगर ये डिविजिबल है सो R माइनस R1 इज लेस देन B, और ये तभी पॉसिबल होगा इफ R माइनस R1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यू हैव R इक्वल्स टू R1। दोनों को मैंने क्या शो कर दिया, इक्वल शो कर दिया। अगर दोनों इक्वल है, ये वैल्यू अगर 0 है सो यू हैव B Q1 माइनस Q इक्वल्स टू 0। B आपके पास नॉन ज़ीरो है सो यू हैव Q1 माइनस Q इक्वल्स टू 0, सो Q1 इक्वल्स टू, ठीक है, दो का प्रोडक्ट अगर 0 होगा बट B आपके पास नॉन ज़ीरो, सो Q1 माइनस Q इज इक्वल्स टू 0। अगर इनका ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो। ये यूनिकनेस हो गया कि आपने एक न्यू क्वोशंट लिया था, न्यू रिमाइंडर लिया था, ठीक है, तो और मैंने उन दोनों को क्या शो कर दिया, इक्वल शो कर दिया। ओके, देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज मे ऑल्सो बी सेड एज GCD, ठीक है, और ये GCD को हम ऐसे ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास अगर दो नंबर हैं A और B, ठीक है, सपोज करो कि इनका GCD आपके पास क्या है, D। मैंने क्या कहा, देखो अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ ना तो GCD वो होता है आपके पास, इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इट मीन्स आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, आप क्या फाइंड आउट करोगे, उनके डिवाइजर्स। आप उनके डिवाइजर्स को फाइंड आउट कीजिए, जो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना वो उसका क्या होगा, GCD होगा। सेम अगर हम लीस्ट की बात करें, और एक चीज़ और है, शायद हो सकता है आपके इस आर्टिकल में यूज़ हो कहीं, या फिर आपकी इस बुक में कहीं यूज़ हो, कि अगर कोई भी दो नंबर्स का GCD अगर आपके पास 1 होता है ना, इट मीन्स वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब बात करते हैं, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो आपके पास GCD क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि A और B का GCD मेरे पास क्या है, D है। इट मीन्स A इज डिविजिबल बाय D और D इज अ डिवाइजर ऑफ A। इसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको बाय डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। D इज अ डिवाइजर, आपके पास मैंने क्या कहा कि A और B का GCD क्या है, D। इट मीन्स D इज अ डिवाइजर ऑफ A और A इज डिविजिबल बाय D। सेम कंडीशन किसके लिए होगी, B के लिए होगी। अब ये होती है इसकी फर्स्ट कंडीशन। अगर आप किसी दो नंबर के GCD को क्या कहते हो, D, इट मीन्स A इज डिविजिबल बाय D एंड B इज डिविजिबल बाय D। इफ देयर एग्जिस्ट अ सम अनदर नंबर C, देन सेकेंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A इज ऑल्सो, इफ A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय C एंड B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय C, देन वो क्या इम्प्लीकेशन देगा कि आपके पास जो D है वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, C से। और इसकी कंडीशन क्या होगी, वेयर C इज लेस देन इक्वल्स टू D, ठीक है। दो नंबर का GCD के D का मतलब ये हो गया कि D जो है ना वो आपके पास इस A का भी डिवाइजर होना चाहिए, इस B का भी डिवाइजर होना चाहिए। बट अगर आपके पास C कोई अनदर कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स वो C जो है ना वो D से, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए।
और वो क्या कहता है कि वो ए का भी डिवाइज़र बने बी का भी। अगर वो ए और बी दोनों का डिवाइज़र बनता है, इट मीन्स आपके पास वो किसका भी डिवाइज़र होना चाहिए, डी का भी डिवाइज़र होना चाहिए। ओके, इट मीन्स डी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय सी। वो क्या होता है, आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल 2 और 6 है मेरे पास, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो वो आपके पास 2 और 3 है ना। 2 इसका भी है और इसके क्या है, 2 और 3 है। अब आप देखो, तो अगर मैंने ये कहा कि इसका जीसीडी 2 है, तो 2 इसका भी डिवाइज़र है, 2 इसका भी डिवाइज़र है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके पास कोई एग्जिस्ट करेगा भी, एग्जिस्ट करेगा, इसके 2 फैक्टर से 2 और 3 आपके पास क्या इसका डिवाइज़र है? नहीं है ना। तो इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपके पास क्या हो गया, 2। और अगर करता है तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि डी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सी। ओके, सेम कंडीशन के लिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज दैट, मैंने चूज किया एम, कोई भी एम या एन, आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो। अगर मैं उससे ये कह रही हूँ कि वो आपके पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मैंने क्या नंबर चूज किया, ए और बी, और हमने किसकी बात की, एन की बात, एम की बात की। ठीक है, मैंने क्या, इसको ऐसे डिनोट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, एलसीएम को, कि ए और बी का जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, एम है। इट मीन्स पहली कंडीशन तो ये कि m इज डिविजिबल बाय a, m इज डिविजिबल बाय a। दोनों का डिफरेंस देखना आप, मैं यहाँ लिख रही हूँ पर नजरें दोनों पर होनी चाहिए। मैंने कहा कि a और b का जीसीडी अगर d है, देन a इज डिविजिबल बाय d। अगर a और b का लीस्ट कॉमन मल्टीपल m है, देन m इज डिविजिबल बाय a एंड m इज डिविजिबल बाय b। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसकी क्या होगी कि कोई अनदर इंटीजर अगर आपके पास c एग्जिस्ट करता है, देन c इज डिविजिबल बाय a, c इज डिविजिबल बाय b। इट मीन्स यू हैव, क्या इम्प्लीकेशन वो देगा कि c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m। ओके, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ये आपके पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं हम थ्योरम की। देखो, इसकी फर्स्ट थ्योरम आपको क्या कहती है, इफ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, अगर a आपके पास किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस आर, देन यू हैव टू शो दैट a b जीसीडी ऑफ ए बी, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जीसीडी, इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर। आपको ये शो करना है कि ए और बी का जीसीडी किसके इक्वल होगा, बी और आर के जीसीडी के इक्वल होगा। सो प्रूफ लेंगे, दोनों को इक्वल शो करना है तो हम दोनों को क्या लेकर चलेंगे, डिसजॉइंट, और दोनों को फिर क्या बता देंगे, इक्वल। देखो, मैंने लेट किया कि ए और बी का जीसीडी आपके पास क्या है, R1, और बी और आर का जीसीडी आपके पास क्या है, R2 है। ए और बी का जीसीडी हमने क्या ले लिया, R1, और बी और आर का जीसीडी ये R है ना, सो इसको D1 D2 ही ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ए और बी का जीसीडी क्या है, D1, बी और आर का जीसीडी आपके पास क्या है, D2। इट मीन्स यू हैव टू शो दैट D1 इक्वल्स टू D2। ये आपको क्या करना है, शो करना है। अब देखो, अगर ए और बी का जीसीडी आपके पास D1 है, इट मीन्स जीसीडी अगर D है, यू हैव टू से दैट कि A इज डिविजिबल बाय D, B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय D। इस कंडीशन का मैं यूज कर रही हूँ कि अगर A और B का जीसीडी D1 है, इट मीन्स A इज डिविजिबल बाय D1, B इज डिविजिबल बाय D1। देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये थ्योरम्स भी पढ़ी हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रही।
ए इसका भी डिविजिबल है, बी इससे भी डिविजिबल है। इट मीन्स मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। देखो मेरे पास यहाँ बी क्यू प्लस आर ही है, तो मैं इसी फॉर्म में यूज़ करूँगी। इट मीन्स अगर ये इससे डिविजिबल है, बी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, ऑब्वियस है, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू समथिंग कुछ भी हो जाए, वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सो बी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय D1। अगर ये इससे डिविजिबल है, बी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय D1, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय D1, देन दोनों के डिफरेंस भी आपके पास क्या होंगे, डिविजिबल बाय D1। सो ए माइनस बी क्यू इज डिविजिबल बाय D1, बट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी क्यू इज R, सो D1 इज डिविजिबल बाय R। ओके, अब हम यूज करते हैं। देखो आपके पास जो D1 है वो किससे डिविजिबल है, B से। D1 किससे डिविजिबल हो गया, R से। हम लेकर क्या चले थे, A और B, और दिखा किसके लिए रहे हो, B और R के लिए शो करना है, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करूंगी। A और B का लेकर चले थे हम, और दिखा किसके लिए दिया, B और R। इट मीन्स यू हैव टू शो दैट, आप शो कर चुके, यू हैव टू शो दैट B और R इक्वल्स टू GCD ऑफ B और R इज इक्वल्स टू D1। D1 आपके पास उसका क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर हो गया। अगर B और R उसका कॉमन डिवाइजर है D1, बट आप लेट करके क्या चले थे, B और R का कॉमन डिवाइजर आपके पास क्या है, D2। सो ये कंडीशन हमें क्या कहती है कॉमन डिवाइजर की, कि अगर एक दूसरा कॉमन डिवाइजर आपके पास एग्जिस्ट करता है, देन D इज ऑल्सो डिविजिबल बाय अनदर। सो D2 इज डिविजिबल बाय D1। एक कंडीशन ये शो हो गई हमारी। सेम प्रोसेस है, अब हम किसके पास चलते हैं, D2 के पास। B और R का GCD आपके पास क्या है, D2। इट मीन्स D2 इज डिवाइजर ऑफ A, D2 इज डिवाइजर ऑफ R। ओके, अब हमें क्या चाहिए, A के लिए शो करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि हम बी आर लेकर चल रहे, तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें क्यू को मल्टीप्लाई किया। अगर ये इससे डिविजिबल है, सो D2 इज अ डिवाइजर ऑफ बी क्यू। ये इसका डिवाइजर है, ये इसका डिवाइजर है, तो दोनों के सम का भी होगा। इट मीन्स D2 इज अ डिवाइजर ऑफ R प्लस बी क्यू, या फिर बी क्यू प्लस आर, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, ए की। इट मीन्स D2 इज अ डिवाइजर ऑफ ए, D2 इज अ डिवाइजर ऑफ बी, D2 इज अ डिवाइजर ऑफ ए। इट मीन्स आपके पास जो D2 है वो कॉमन डिवाइजर किसका हो गया, ए और बी का। अगर ये ए और बी का डिवाइजर है, बट ए और बी का डिवाइजर आपके पास है क्या, D1, इट मीन्स D2 इज अ डिवाइजर ऑफ D1। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन से क्या कहते हो, D2 इज डिविजिबल बाय D1 एंड D1 इज डिविजिबल बाय D2। दो नंबर आपस में कब डिविजिबल होंगे, जब दोनों को क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। 4 इज डिविजिबल बाय 4, 4 इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 2 इज डिविजिबल बाय 6, कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं। 6 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज डिविजिबल बाय 6 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो दोनों एक दूसरे के डिविजिबल कब होंगे, जब दोनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। इट मीन्स यू हैव D1 इक्वल्स टू D2। ओके, सो आपके पास क्या आ गया कि A और B GCD इज इक्वल्स टू B और R। नेक्स्ट थ्योरम देखो, if D is the greatest common divisor GCD of A and B, okay, then there exists integer m and n such that D equals to MA plus NB, where and D आपके पास क्या है, is least positive number, least positive value, least positive value of MA plus NB।
देखो हाँ जी, क्या कहता है, डी आपके पास क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी। आपके पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे एम और एन सच दैट यू मे बी राइट इट एज डी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी। मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स का जीसीडी, अगर कोई भी नंबर आता है, मान लीजिए पी और क्यू का जीसीडी अगर आपके पास आर है, इट मीन्स आप आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ पी प्लस मल्टीपल ऑफ क्यू और दोनों का सम। ये आपको शो करना है। देखो इस थ्योरम को अच्छे से समझना, इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। और जो आपकी ये थ्योरम है ना, ये जो नंबर थ्योरी के क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मोस्टली। मतलब इन फ्यूचर आपके पास काम आने वाली बुक है ये, ठीक है। ध्यान से देखना इस थ्योरम को, इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अगर इसने जो भी इंटीजर हम यहाँ चूज कर रहे हैं एम और एन, वो आपके पास, या ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ए और बी जो हम ले रहे हैं वो दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर भी एग्जिस्ट करता है और कोशेंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर भी मिलेगा और आपके पास कोशेंट भी मिलेगा। अब देखो वो क्या कहता है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है वो, इफ R1 R2 अप टू Rn, मैंने क्या लिए हैं, बी द सक्सेसिव रिमाइंडर्स। और सक्सेसिव रिमाइंडर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्यों ऐसा लिया है। ऑब्वियस है, अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है 25 है, ठीक है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो भी रिमाइंडर है, जैसे सपोज मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ये तो 1 रिमाइंडर देगा, नहीं मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप सपोज करना, मेरे बताने का यहाँ ये मतलब है कि आप अगर किसी नंबर को 1 टाइम डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर कुछ मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगेन उसको डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो वो फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं देखूँ तो रिमाइंडर जो होते हैं वो आपके पास किस ऑर्डर में होते हैं, सक्सेसिव ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 आ जाएगी, लास्ट वैल्यू अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन ए इज रिटर्न एज बी Q1 प्लस R1, यही वैल्यू रहेगी। और रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है कि वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस बी, ठीक है। अब देखो आपको करना ही यही होगा, 2 नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको चूज करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी और कौन सी वैल्यू आपके पास लीस्ट है, ठीक है। जो ग्रेटर होगा हम उसको लिखेंगे, ऑब्वियस है वो तो ऐसे रिप्रेजेंट ही किया जाता है। लीस्ट वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, कुछ क्वोशंट होगा और उसका कुछ रिमाइंडर होगा। फिर जो दोनों नंबर्स की आपके पास क्वोशंट के बाजू वाली जो टर्म होगी ना, इसके साइड वाली, हम उसको लेकर आएंगे। ये तो आपके पास लीस्ट ही रहेगा, तो आपको इनमें से क्या वैल्यू चूज करनी होगी, मैक्सिमम। सो मैंने यहाँ किसको लिया, बी को। अब हम क्या कर रहे हैं, बी को डिवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास यहाँ क्या रिमाइंडर आया, R1। सो विद रिस्पेक्ट टू R1 आपके पास एक न्यू क्वोशंट मिलेगा एंड न्यू रिमाइंडर मिलेगा। इट मीन्स 2 पॉजिटिव अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट इज रिप्रेजेंट एज BQ1 प्लस R1, देन यू टेक B as R1 Q2 plus R2 and the value of R2 is, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सारी वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ कौन सी वैल्यू है आपके पास, R1। क्वेश्चन के आपने जो नेबर में वैल्यू थी मैंने उसका यूज किया, क्या होगा R2, इसके कॉरेस्पॉन्ड आपके पास कुछ क्वोशंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। इट मीन्स आपके पास क्या वैल्यू आ गई कि R3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन, ये R1 है,
क्योंकि अब आप इससे कंपेयर करो तो बी की वैल्यू क्या हो गई R1, यहाँ बी की वैल्यू क्या हो गई R2, तो ये वैल्यू किससे लेस हो गया R2 से हो गया। ठीक है, अब आप अगर इसको देखो ना, देखो जो मेरे पास ये R है पहले B से लेस हुआ, फिर R2 किससे लेस हो गया R1 से, और आपके पास रिमाइंडर आते भी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता ना, पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, फिर आपके पास लीस्ट होती जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास रिमाइंडर नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई भी नंबर आप ऐसा ले लो जिसको आप डिवाइड करते हो, तो जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो अगर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास उसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ऑल रिमाइंडर्स आपके पास में कैसे फॉर्म करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म करते हैं। इट मीन्स यू हैव, इसको देखो अब जनरल फॉर्म में लिखो, ये क्या है R1, अगर ये R2 है तो ये वैल्यू क्या है R1 है ना, इससे एक नंबर कम हुआ। अगर ये आपके पास R2 है तो ये वैल्यू क्या है R3 है, ये वैल्यू इससे क्या हुई एक लेस हो गई। और ये आपके पास क्या है Q3, इन दोनों के सफिक्स में वैल्यू सेम है, ये 1 डिक्रीजिंग है और ये वैल्यू भी आपके पास उसे क्या है 2 टाइम लेस है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इट मीन्स आपके पास Rn-2 किसके इक्वल होगा Rn-1 Q1 प्लस Rn। और अगर मुझे वैल्यू चाहिए Rn-1 की, सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई Rn Qn प्लस 1 प्लस Rn प्लस 1। और इसके लिए रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी कि Rn जो है वो आपके पास क्या आता है, जो क्वोशंट का कोफिशिएंट होता है उससे क्या होगा लेस होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या है रिमाइंडर n प्लस 1 इज लेस देन b and b is Rn और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पर आफ्टर अ सम स्टेप आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। इट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो मैंने लेट किया कि रिमाइंडर Rn+1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0। अगर ये 0 है तो वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सो Rn-1 इक्वल्स टू Rn एंड Qn प्लस 1। अब आप ना इसको देखो, आप क्या लिख रहे हो कि Rn-1 इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ Rn ना, Rn-1 इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ Rn। इट मीन्स आपके पास Rn-1 इज डिविजिबल बाय Rn। Rn-1 आपके पास किससे डिविजिबल हो गया Rn से डिविजिबल हो गया। अब आप एक चीज़ गेस करना, देखो मैंने कहा कि ये नंबर इससे डिविजिबल है। कोई नंबर किसी से डिविजिबल कब होता है, जब उसके पास एक फैक्टर उसका एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके पास पक्का एक फैक्टर ऐसा होगा जो उसके क्या होगा इक्वल होगा। और Rn तो खुद से डिविजिबल होगा ही होगा। इट मीन्स यू हैव अ GCD ऑफ Rn एंड Rn-1 इक्वल्स टू Rn because of Rn-1 is divisible by Rn. So GCD of Rn-1 and Rn equals to, ये ऐसे नहीं लिखते, ये ऐसे आएगा Rn-1 Rn is equals to Rn। ओके, अब आपके पास यहाँ देखो ये Rn से डिविजिबल हुआ, सेम कंडीशन हम किसके लिए शो करेंगे यहाँ, ठीक है। अब आप इसको देखो तो ये Rn-1 Rn इज ऑल्सो डिविजिबल बाय Rn, तो दोनों का GCD भी आपके पास Rn होगा। और अगर हम बात करें यहाँ देखो R1 R3, तो उसके लिए भी आपके पास में क्या होगा Rn होगा, बिकॉज इससे नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू आप मतलब ऐसे अप टू nth टर्म लिखोगे तो जैसे अपवर्ड वाली वैल्यू होगी यहाँ Rn-2, यहाँ क्या हो जाएगा Rn-1। और Rn-1 किससे डिविजिबल है Rn से डिविजिबल है, तो दोनों का GCD भी आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा Rn। इट मीन्स यू हैव आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस स्टेप GCD ऑफ AB, GCD ऑफ B R1, GCD ऑफ B मतलब R1 R2 अप टू Rn-1 Rn इज इक्वल्स टू Rn होगा ना, क्योंकि यहाँ Rn-1 किससे डिविजिबल है Rn से। अब आप जब एक नई वैल्यू लोगे, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो आपके पास अब इसको ले लो, चाहे ये Rn से डिविजिबल होगा और ये वैल्यू
आप इसको इसका मल्टीपल लिख सकते, ये तो हमारे पास 0 ही है तो ये तो डिविजिबल ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास ये इन दोनों के मल्टीपल में लिख रहे हो, ये भी Rn से डिविजिबल है और ये भी Rn से डिविजिबल है। इट मीन्स ये वैल्यू आपके इस पूरी टर्म में से हम Rn को कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी किससे डिविजिबल हुआ, Rn से डिविजिबल हुआ। सेम ऐसे आपके पास कौन डिविजिबल हो जाएगा, Rn-1 3, n-3 आपके पास डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास ए और बी का जीसीडी क्या एग्जिस्ट कर गया, Rn एग्जिस्ट कर गया। अब आप इस इक्वेशन को देखो, A इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1, A इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1। ओके, इट मीन्स आपके पास R1 की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस बी Q1, A प्लस बी माइनस Q1, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। सो मैंने यहाँ क्या चूज किया, R1 इक्वल्स टू MA प्लस NB, वेयर M इक्वल्स टू 1 एंड N इक्वल्स टू माइनस Q1। ठीक है, सेम ऐसे आपके पास यहाँ R2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। R2 किसके इक्वल होगा, B माइनस R1 Q2। R2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, B माइनस R1 Q2, बट द वैल्यू ऑफ R1 इज, R1 की वैल्यू क्या है, A माइनस बी Q1, A माइनस बी Q1। सो R2 इक्वल्स टू B माइनस A माइनस बी Q1 एंड Q2। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, B माइनस A Q2 प्लस A Q2 प्लस B Q1 एंड Q2। ठीक है, क्या लिया मैंने, A माइनस Q2, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, B, सो 1 प्लस Q1 Q2 इंटू B। क्या लिखा मैंने इसको, MA प्लस NB। यहाँ M की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस Q2 और N की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 प्लस Q1 Q2। इट मीन्स आप हर नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, MA प्लस NB, MA प्लस NB। इट मीन्स मैं nth टर्म तक हर वैल्यू को किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ, MA प्लस NB, MA प्लस NB। अब ये M और N की वैल्यू डिपेंड करता है कि आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स, और सेकंड कंडीशन आपके पास ये भी है कि A और B का GCD हमारे पास क्या है, D, बट आपने यहाँ क्या शो किया कि A और B का GCD आपके पास क्या है, Rn। इट मीन्स वैल्यू ऑफ D इज Rn, और हम उसको लिख किस फॉर्म में रहे हैं, हर इंटीजर को, Rn की वैल्यू क्या है, MA प्लस NB। इट मीन्स अगर आपके पास कोई वैल्यू D अगर उसका GCD है तो आप उसको किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते, A और B का GCD अगर D है देन यू मे बी राइट इट इज MA प्लस NB। ठीक है, गोस थ्योरम देखो, ये भी आपको बाय स्टेटमेंट करनी है। देखो गोस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ A इज अ डिवाइजर ऑफ BC एंड GCD ऑफ AB is 1, then you have to show that A is a divisor of C। Okay, proof देखो क्या है, if A is a divisor of BC and A और B का GCD आपके पास क्या है 1, then A is a divisor of C। लेट ये है मेरे पास कंडीशन कि A और B का GCD आपके पास क्या है 1 है, तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यूज एग्जिस्ट ऐसे करेंगी, दो इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। मैंने क्या लिया, x और y दो मेंबर्स लिए, जहां आप क्या कह सकते हो, ax प्लस by इक्वल्स टू 1। बट मुझे शो किसके लिए करना है, और एक कंडीशन मुझे क्या गिवन है, bc इज अ डिविजिबल बाय a। सो मैंने क्या किया, c से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स acx प्लस bcy इक्वल्स टू c। बट आप इस कंडीशन को देखो कि आपके पास BC जो है वो किससे डिविजिबल है,
ए से, इट मीन्स बी सी इज रिटन एज सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए। अब उसकी वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। मैंने क्या कांस्टेंट ले लिया, एन ले लिया, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। सो ए सी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू सी। सो ए कॉमन ले लिया, सी एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू सी। अब देखो आप क्या लिख रहे हो, सी इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ ए, इट मीन्स ए इज अ डिवाइजर ऑफ सी। ये आपको शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है। नेक्स्ट थ्योरम आप करोगे, स्टेटमेंट देख लो। ए बी अगर आपके पास 1 है एंड सी इज अ डिवाइजर ऑफ ए, देन यू हैव टू शो दैट सी और बी का जीसीडी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ओके, ये आपको करनी है थ्योरम।